मुझे बताएं कि प्रीवियस सेशन में से अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करें। बाकी हाँ, बच्चों का होगा रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन होगा कि आपका जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं उसका एक एक जेन्युइन रीजन ये है कि मेरी छोटी सी वो टंग की ना एक्सीजन बायोप्सी हुई है। तो जिसकी वजह से मुझे थोड़े बहुत स्टेचेस लगे थे। तो 3 से 4 दिन में बेसिकली आई वॉज अनएबल कि मैं प्रॉपरली वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सका, क्योंकि बोलने में थोड़ी सी दुश्वारी थी। लेकिन शुक्र है अब नाउ आई एम फाइन। और वो छोटी सी एक माइनर सा प्रोसीजर था जिसके थ्रू मैंने गो थ्रू किया। बहरहाल अब तो लेट्स प्रोसीड विद द मोलिगन कॉन्सेप्ट। फिर मोलिगन कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आई विल शो यू कि जो एलन है कि मोलिगन की कोई बुक पकड़ लेंगे और उसको हम प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले मोलिगन कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, वो क्या है। तो ये ब्रायन मोलिगन का कॉन्सेप्ट था, जो पूरा नाम है बेसिकली, एंड ही वाज अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो ब्रायन मोलिगन, अगर आप मोलिगन कॉन्सेप्ट से इसको पढ़ने को देखो, तो ब्रायन आर मोलिगन क्वालिफाइड एज अ फिजियोथेरेपिस्ट इन 1954 में, एंड देन ही गेन्ड हिज डिप्लोमा इन मैनिपुलेटिव थेरेपी इन 1974 में। 74 में उन्होंने मैनिपुलेटिव में डिप्लोमा किया। एंड ही हैज बीन द ऑथर ऑफ द न्यूमरस आर्टिकल, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे बुक्स और आर्टिकल्स में है। ज्यादातर न्यूजीलैंड की जर्नल ऑफ फिजियोथेरेपी के आर्टिकल्स में इसके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। एंड ही आल्सो ऑथर ऑथर ऑफ द सेवरल बुक्स। मेनोथेरेपी के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, जिसमें से एक बुक मैं आज आप लोगों को शो करूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी किताबें। Mulligan proposed that the injuries or the sprain might result in a minor positional fault. इन्होंने ये बात कही थी कि जितने भी इंजरीज होती हैं, जिस तरह स्प्रेन है, ये जितने भी हैं ये पोजिशनल फॉल्ट करा सकते हैं। मतलब किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी को एक्यूट इंजरी हुई है, कोई इंजरी लिगामेंटस की हुई है, किसी की भी हुई है, भले वो वक्त के साथ ठीक हो जाए, लेकिन कोई ना कोई पोजिशनल फॉल्ट ना छोड़ते हुए जाते हैं, मतलब हो सकते हैं उनमें से। So the Mulligan proposed that the injuries are sprained, they might result in a minor positional fault, उनमें आ सकता है, and then to a joint causing restriction in physiological movement। और तो जिस एरिया पे वो फॉल्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहां पे हाइपोमोबिलिटी भी उस जॉइंट में होगी। Mulligan concept usually specifically directed mobilization of the spine, नंबर वन, कि ज्यादातर उनकी जो मोबिलाइजेशन है वो स्पाइन की तरफ। और देन while in the weight bearing position these mobilization are used। ये मोबिलाइजेशन कहाँ पे यूज होते हैं? एक तो पेन फ्री रेंज हासिल करने के लिए, पेन फ्री रेंज हासिल करने के लिए मतलब हाइपोमोबिलिटी में यूज होती है, चाहे वो स्पाइन में हो या आपके लिम्स में हो। क्योंकि अगर आप एमडब्ल्यूएम टेक्निक को देखोगे तो एमडब्ल्यूएम हमने स्पाइन में भी पढ़ी है, और उन्होंने की थी एमडब्ल्यूएम अब हम पेरिफेरल जॉइंट्स के ऊपर भी पढ़ेंगे। So these mobilization are repeated until the outcome is achieved। जब तक आउटकम नहीं होता। लेकिन उससे पहले मोलिगन का कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि मोलिगन का कॉन्सेप्ट यूज क्यों होता है। मोलिगन कॉन्सेप्ट बेसिकली अगर हम यूज करते हैं तो उसके तीन आपको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। अगर आपको तीन कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलती मोलिगन की, तो आप मतलब मोलिगन को छोड़ के कोई और अप्रोच रख सकते हैं। पेन रिड्यूस हो, मतलब जब भी आप सेशन अप्लाई करते हो, मोलिगन की कोई टेक्निक अप्लाई करते हो, पेन का कम होना लाजम है। नंबर टू, पेन फ्री जो रेंज है वो अचीव करना लाजमी है, चाहे वो स्पाइन में हो। मतलब जिस हाइपोमोबिलिटी में आप अप्लाई करते हो तो वो रेंज थोड़ी बहुत अचीव करना लाजम है, ठीक है। एंड देन लाजमी बात है, अगर रेंज इंप्रूव होगी तो उसका फंक्शन भी इंप्रूव होगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें अगर आपको नहीं मिलती, मिसाल अगर कोई मोलिगन की टेक्निक में पेशेंट को पेन होने लगे, तो मैंने आपको पहले ही बताया मोलिगन ऑफन वर्क्स के पेन अवे फ्रॉम पेन आपने मोबिलाइजेशन करनी है। और प्लेसमेंटेशन के बाद कभी भी पेशेंट का पेन बढ़ना नहीं चाहिए, अलबत्ता कम होना लाजम है, नहीं तो आप कोई और अप्रोच भी ट्राई कर सकते हो। ब्रायन मोलिगन्स novel concepts of simultaneously application of the therapist accessory mobilization, जो थेरेपिस्ट की accessory mobilization है जिसको हम पढ़ेंगे। पेशेंट जनरेटेड एक्टिव मूवमेंट्स, अगर आप नेग एंड स्नेक की बात करो तो नेग में जो नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड्स होते हैं वो accessory mobilization है काइंड ऑफ ना। और पेशेंट की जनरेटेड एक्टिव मूवमेंट से मुराद जो स्नेक में जिस तरह हम पेशेंट को परफॉर्म कराते हैं, मूवमेंट हमेशा एक्टिव होती है, पेशेंट ने भी साथ साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। इंक्रीज फंक्शन एंड डिक्रीज पेन आर एक्सपेक्टेड टू बी इमीडिएटेड। जब भी आप मोलिगन की टेक्निक अप्लाई करते हो तो जो फंक्शन है, जो हाइपोमोबिलिटी उसका कम होना, फंक्शन का बढ़ना और पेन का कम होना एक्सपेक्टेड होता है जब भी वेन एवर यू अप्लाई मोलिगन टेक्निक्स। एंड देन सस्टेन विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक विद नो पेन एक्सपीरियंस। जब भी हम जिस तरह स्नैक पढ़ते हैं, तो जब आप सस्टेन रखते हो तो पेशेंट का पेन बढ़ना नहीं चाहिए ड्यूरिंग द एप्लीकेशन एंड आफ्टर द एप्लीकेशन, अलबत्ता कम होना लाजम है, ठीक है। ये चीज हम याद रखते हैं।
उसके बाद आई विश कि आप लोगों को पैराग्राफ भी साथ साथ दिख रहा है, मैं लाइनें इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ब्रांड मोलिगन्स मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, जिसको हम एमडब्ल्यूएम का नाम देते हैं, इज अ लॉजिकल कंटिन्यूअंस ऑफ दिस इवोल्यूशन विद द कंकरेंट एप्लीकेशन ऑफ द बोथ थेरेपिस्ट अप्लाइड एसेसरी मोबिलाइजेशन। मतलब मैंने आपको पहले भी मिसाल दिया हुआ था कि पहले क्या होता था, मोबिलाइजेशन अलग होती थी, मसाज अलग होता था, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन अलग होती थी, और रेंज को इम्प्रूव अलग कराया जाता था, मूवमेंट अलग कराई जाती थी। मोलिगन ने दोनों को एक साथ कर दिया, इकट्ठा कर दिया बेसिकली। तो एमडब्ल्यूएम का जब भी कॉन्सेप्ट यूज होगा तो आपके माइंड में पहली बात आनी चाहिए कि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रांड मोलिगन। इससे पहले मिक्सअप नहीं किया जाता था। तो ब्रांड मोलिगन की मोबिलाइजेशन जो एमडब्ल्यूएम है, मोबिलाइजेशन मूवमेंट है बेसिकली, वो कुछ क्या है कि असेसरी जो मोबिलाइजेशन है उसके साथ उसने मूवमेंट को मिला दिया है। मतलब पेशेंट जनरेटेड एक्टिव मूवमेंट्स अलोंग विद द असेसरी मोबिलाइजेशन, कलेक्टिवली दोनों को मिलाओ तो आपका बनता है एमडब्ल्यूएम। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे वो हम आहिस्ता से देखेंगे, लेकिन जो एमडब्ल्यूएम है नाम ही बताता है मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। मतलब पहले मूवमेंट अलग होती थी, मोबिलाइजेशन अलग होती थी। सीरेक्स का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है, सॉफ्ट टिश्यू होता था, मोबिलाइजेशन भी होती थी, मूवमेंट भी होती थी। लेकिन ब्रांड मोलिगन ने दोनों को एक साथ कर दिया। तो कलेक्टिवली टर्म बन गया एमडब्ल्यूएम, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। मोबिलाइजेशन कौन सी है? असेसरी मोबिलाइजेशन है, जो छोटी, जो हम असेसरी मोबिलाइजेशन है, ग्रेड 1 2 मोबिलाइजेशन है। और मूवमेंट क्या होगी? एक्टिव होगी। मूवमेंट कभी भी पैसिव नहीं होगी। जिस तरह हमने पहले पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्ट्रेच मोबिलाइजेशन, जो कैल्विन बोन का कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेच मोबिलाइजेशन में आप पहले ट्रैक्ट करते हो, डिस्ट्रैक्ट करते हो, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर को स्ट्रेच करके मोबिलाइजेशन कराते हो। वो मूवमेंट पैसिव भी हो सकती है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द ब्रांड मोलिगन कॉन्सेप्ट, इफ यू स्पेशली टॉकिंग अबाउट द एमडब्ल्यूएम, द मूवमेंट ऑलवेज शुड बी एक्टिव, जनरेटेड बाय द पेशेंट हिम और हरसेल्फ। वो हमेशा एक्टिव होगी, पैसिव नहीं होगी। ठीक है, ये चीज याद रखनी। और जो मोबिलाइजेशन होगी वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। अगर आप पेन के लिए कर रहे हो मिसाल, तो आपने ग्रेड 1 2 मोबिलाइजेशन देनी है। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग ऑन द रेंज, यू हैव टू टॉक अबाउट द ग्रेड 3, या वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, पहले हम एमडब्ल्यूएम को देखते हैं। तो यहाँ से ये जो फर्स्ट वाली लाइन है, दी फर्स्ट यूज्ड इन द सर्वाइकल स्पाइन में, पहले जो हमने नेक से नेक पढ़ी थी, फर्स्ट यूज सर्वाइकल स्पाइन से, उसके बाद एमडब्ल्यूएम क्विकली फाउंड देयर वे इनटू द ट्रीटमेंट ऑफ द पेरिफेरल जॉइंट डिसफंक्शन। पहले स्पाइन से आगाज हुआ था, स्पेशली सर्वाइकल से, नेक एंड स्नेक। लेकिन आफ्टर दैट मोलिगन ने जो एमडब्ल्यूएम के कॉन्सेप्ट थे वो पेरिफेरल जो जॉइंट के डिसफंक्शन थे वहां पे भी। एंड देन इट हैज अंडरगॉन द क्लिनिकल रिफाइनमेंट एंड द एक्सपेंशन टू ऑल एरियाज ऑफ द स्पाइन एंड एक्सट्रीमिटी। पहले स्पाइन सर्वाइकल से शुरू हुआ, फिर स्पाइन की बाकी रीजन में भी चला गया, इसी तरह चल के पेरिफेरल जॉइंट से शुरू हुआ और ऑल ओवर द बॉडी जॉइंट्स में यूज हो गया। थेरेपिस्ट दी शुड लुक फॉर द पिल PILL एज अ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से पहले आपने चार चीजों को, जो पिल का फॉर्मूला, पिल और जो क्रॉक्स का फॉर्मूला जो अभी दो पढ़ेंगे, ये भी मुलगन के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पिल में क्या है? एक तो ट्रीटमेंट के तौर पे हमेशा जो मूवमेंट आप अप्लाई करते हो वो पेन फ्री होनी चाहिए। पेशेंट पेन फ्री नहीं होना चाहिए। पेशेंट जिस पेन के साथ है वो होगा, उसको नो इशू। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर अप्लाइंग द मोलिगन टेक्निक। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग एज अ ट्रीटमेंट लिखा हुआ है क्लियर कर। तो जो पेशेंट जिस पेन के साथ आता है वो पेन बढ़ना नहीं चाहिए, नंबर वन थिंग। पेन फ्री होनी चाहिए जो भी टेक्निक आप अप्लाई करते हो मोलिगन की। इंस्टेंट रिजल्ट में मतलब पेन या तो कम हो या उसकी रेंज बढ़ने लगे, दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी तो इंस्टेंट result. And this is the beauty of the any manual therapy technique, not only brand molecule. The second and then lastly जो L है, that should be the long lasting. Whatever the result you are gaining, जो भी आपको रिजल्ट मिला, ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया, पेशेंट का पेन खत्म हो गया, आधे घंटे के बाद पेशेंट कहने लगे कि मुझे पेन शुरू हो गया। अगर इस तरह की कोई चीज हो, इट मीन्स टेक्निक में कोई ना कोई गड़बड़ है, या मे भी वहां पे वो चीज नीड नहीं है। वो बहुत सारी चीजें हो सकती है। लॉन्ग लास्टिंग मतलब ये जो रिजल्ट आपको मिले हैं, चाहे पेन कम हुआ हो या चाहे उसकी रेंज मिली हो, वो कम से कम लॉन्ग लास्टिंग हो, कम से कम 1 2 दिन तक वो चीज रहनी चाहिए। ठीक है, एंड देन सेकंड प्रिंसिपल इज द क्रॉक्स, CROCKS। सी स्टैंड फॉर द कॉन्ट्राइंडिकेशन। आपने लेट सपोज आपने कॉन्ट्राइंडिकेशन को इग्नोर किया, एक्यूट कंडीशन है, फ्रैक्चर है पेशेंट में, बोन में फ्रैक्चर है, या सॉफ्ट टिश्यू जो की स्ट्रक्चर्स हैं, लिगामेंटस इनस्टेबिलिटी है लेट सपोज, एंड देन यू आर अप्लाइंग द मोलिगन, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो जो कॉन्ट्राइंडिकेशन और प्रिकॉशंस है वो मद्देनजर रखना लाजम है। ठीक है, देन अगर आप पिल का फॉर्मूला अप्लाई करते हो और कॉन्ट्राइंडिकेशन को नहीं देख रहे, तो जाहिर सी बात है जो पिल वाला फॉर्मूला वो एप्लीकेबल नहीं होगा। देन रेपिटेशन, ज्यादातर हम देखते हैं कि रेपिटेशन स्ट्रेचिंग है, आप 10 10 रेपिटेशन करा लो, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर।
बट व्हेन यू टॉक अबाउट द मोलिगन टेक्निक, हर टेक्निक कम से कम 3 रेप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर डे। एक दिन में कम से कम 3 टेक्निक, जो भी आपने सेशन अप्लाई किया उसमें मोलिगन की आपने स्नैक परफॉर्म की सर्वाइकल के ऊपर, तो 3 रेप्स आर सफिशिएंट। अब बाकी अगले दिन, ठीक है, लिखा हुआ ओनली 3 रेप्स पर डे। एंड देन ओवर प्रेशर, जो भी आप ओवर प्रेशर अप्लाई करोगे, तो क्रॉक CROCK, O स्टैंड फॉर द ओवर प्रेशर, एंड देन C फॉर द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसके साथ? पेशेंट के साथ। आप जब भी अप्लाई कर रहे हो, लेट सपोज आपने सस्टेन्ड ग्लाइड दिया हुआ पेशेंट के ऊपर, पेशेंट को चक्कर आ रहा है, तो आपने पेशेंट को इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन में रखना है कि भाई कोई नर्व की सिम्टम वगैरह तो नहीं आ रही, जिस तरह हम नॉर्मली पूछते हैं। के स्टैंड फॉर नॉलेज। नॉलेज मतलब पेशेंट को पैथोलॉजी और आपको ट्रीटमेंट प्लान दोनों का पता होना चाहिए। अगर नर्व कंप्रेस्ड है और आप स्नैक परफॉर्म कर रहे हो, तो आपको उसकी नो होना चाहिए कि पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉलेज भी देना लाजम है, ना कि सिर्फ पेशेंट को लेकिन खुद को भी। भाई कितने सेशन देने हैं, जो प्लान बनाते हैं हम, कितने सेशन करने हैं, कितने रैप्स करनी है, क्या इसके साथ कोई और अप्रोच करनी है, तो ये सारी चीजें ना पढ़नी होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द एस, एस स्टैंड फॉर द सस्टेन्ड मोबिलाइजेशन थ्रू आउट द मूवमेंट। इफ यू रिमेंबर, हमने सस्टेन्ड का कॉन्सेप्ट स्नैक का पढ़ा था, जिसमें हमने क्लियर कट कहा हुआ था कि जब भी आप एक्टिव जनरेटेड मोबिलाइजेशन, एक्टिव जनरेटेड मूवमेंट पेशेंट में करा रहे हो, ग्लाइड आप सस्टेन रखो। आपने ग्लाइड मूवमेंट से पहले दिया, मूवमेंट एक्टिवली हो गई, उसके बाद आपने ग्लाइड छोड़ना, उससे पहले ग्लाइड नहीं छोड़ना, इफ यू गाइस रिमेंबर, ठीक है। तो ये 2 प्रिंसिपल्स हैं, फिल और क्रॉक्स, जो मलिगन के कॉन्सेप्ट हैं। द टेक्निक्स हैव बीन अडॉप्टेड टू ओवरकम द जॉइंट्स प्रॉब्लम। जितने भी जॉइंट के प्रॉब्लम्स है या पोजिशनल पॉइंट फॉल्ट्स हैं, उसमें बड़े ये इफेक्टिव टेक्निक जो है साबित हुई है। नॉर्मल जॉइंट्स हैव बीन डिजाइंड इन सच अ वे, द शेप ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेसेस, थिकनेस ऑफ द कार्टिलेज। ये नॉर्मल सी चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई थी, कि जो फेसिस जॉइंट की ओरिएंटेशन है वो नॉर्मल इस तरह एक दूसरे को फेस करती है। तो जब भी मुलिगन की टेक्निक्स आप इनमें से अप्लाई करोगे, जाहिर सी बात है नॉर्मल के ऊपर तो नहीं अप्लाई करोगे। जब भी पेशेंट किसी प्रॉब्लम में होगा या पेन के साथ आएगा, तो आपके साथ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर इन 2 प्रिंसिपल्स में से कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। 2 मिनट है, आप लोग को कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ लो। ड्यूरेशन कितना होना चाहिए सस्टेन? देखिए फातिमा, सस्टेन ग्लाइड में जो आपका ड्यूरेशन है ना, वो जब तक एक्टिव मूवमेंट नहीं हो रही। एक्टिव मूवमेंट मतलब जब भी पेशेंट मूवमेंट कर रहा है, आपने ग्लाइड उससे पहले दिया, जैसे ही मूवमेंट करके वो वापस न्यूट्रल पोजीशन में आ गया, अब आप ग्लाइड छोड़ दो। तो सस्टेन का कोई भी वो नहीं होता, ड्यूरेशन नहीं होता। ड्यूरेशन ये है कि जब तक एक्टिव मूवमेंट नहीं होती। असफन मेटलन कौन सा, मेटलन कौन सा हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम मुल्गिन करते हैं। मेटलन करना मसला नहीं है, लेकिन मेटलन की जो मोबिलाइजेशन की बुक्स हैं, उसको हमने देखना पड़ेगा। तो मेटलन का कॉन्सेप्ट रहता है आपका। ओके, और कोई एनीवन, कोई और क्वेश्चन है किसी का? हम 1 मिनट वेट करते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी, नहीं तो हम प्रोसीड करते हैं आगे। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अच्छी बात है, आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अब जैसे कि पहली चीज थी कि जब भी आप अप्लाई करते हो, तो जाहिर सी बात है आपने एग्जामिन सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करते आए, लेकिन कुछ चीजों को मद्देनजर रखना लाजम है। कि सबसे पहली पॉइंट सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन में ये देखें कि पेशेंट को
वो कंडीशन या वो टेक्निक नीड है कि नहीं है। अगर पेशेंट किसी इनस्टेबिलिटी, कोई डिसलोकेशन के साथ आ रहा है, सर्वाइकल फ्रैक्चर के साथ आ रहा है, मैं मिसाल सर्वाइकल का दे रहा हूँ, लेकिन आप मोल्गन की टेक्निक को लेट सपोज पेरिफेरल जॉइंट पे शोल्डर की बात करो, पेशेंट शोल्डर डिसलोकेशन के साथ आ रहा है, सबलक्सेशन के साथ आ रहा है, और आप उसकी शोल्डर की एमडब्ल्यूएम करा रहे हो और आपको पेशेंट रिजल्ट नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आता है, तो रिजल्ट भी आपको वो नहीं देगा। तो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन से मुराद कि आपने उसको पहले डिटेल एग्जामिन करना जरूरी है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पैथोलॉजी ऑफ द कंडीशन। जब आपके पास पेशेंट आ रहा है, जाहिर सी बात है एग्जैक्ट पैथोलॉजी को एक दिन में कोई डायग्नोसिस नहीं बना सकता, इट टेक्स टाइम। इट इन्वॉल्व द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, आपका सारा सिस्टम वगैरह, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें आपने डायग्नोस्टिक, आपके टूल्स होंगे। अगर आपके पास कोई बैक पेन का ही पेशेंट आ जाता है, तो आप एक दिन में ये भी डायग्नोस नहीं कर पाओगे पेशेंट कहाँ से है, पेन कहाँ से आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपने नजरअंदाज नहीं करनी, नजर में रखनी है। In the lumbar spine, for example, a patient who present with a set of the sign and symptom, एक patient आपके पास बहुत सारी sign and symptom के साथ आ रहा है, that indicate a nerve root irritation, उस patient को nerve root की irritation है, मतलब compression है, then may have a one of the 6 possible diagnosis confirmed। अगर एक patient आपके पास simply lumbar back pain के साथ आ रहा है और उसकी nerve की symptom मिल रही है, तो 6 possible diagnosis है। तो उन 6 possible diagnosis को एक दिन में तो identify कोई नहीं करता। वैसे भी 6 डायग्नोसिस तो छोड़ दो, पाकिस्तान में तो 5 मिनट भी पेशेंट को कोई नहीं देता, डायरेक्टली ट्रीटमेंट के ऊपर लग जाता है कि आपको बैक पेन, आप आ जाओ। कोई उसका एग्जामिनेशन या कोई डायग्नोसिस नहीं होता ताकि पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। बहरहाल वो तो बहुत सारी वजूहत है, उसको हम नहीं देख रहे। अब पेशेंट विद कंफर्म डायग्नोसिस अगर आपके पास आ रहा होता है, कहीं से रेफर्ड होता हुआ, लेट सपोज आपके पास पेशेंट आता है शर्टिका के साथ या किसी डायग्नोज कंडीशन के पास, सर्वाइकल माइलोपैथी के साथ आ गया, रेडिकुलोपैथी के साथ आ गया, स्टेनोसिस के साथ आ गया, अब ये कंफर्म डायग्नोसिस है। या अगर कोई लेमिनेक्टोमी करा के आया, सर्जरी करा के आया, अब आपको लगता है कि ये मुझे टेक्निक करनी चाहिए, तो ये भी तो एग्जामिनेशन का ही पार्ट है ना। मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर किसी ने लेमिनेक्टोमी कराई हुई है और या डायसेक्टोमी करा के, अक्सर लोग करा कर आ रहे होते हैं सर्जरी में, लंबर स्पाइन पे या सर्वाइकल पे, जितने भी हमने देखे, तो वो उनमें ये 2 सर्जरीज मोस्ट कॉमन होती रहती है। लेकिन उस जगह पे आप उसको कैसे मोबिलाइज करोगे, उसका पेन कैसे करोगे, तो जो भी सीवियर स्टेजेस ऑफ बोनी कंडीशन है या ये जो लेमिनेक्टोमी का पेन है, ये बोन का पेन कभी नहीं जाएगा। उसकी मेन वजह है, उसकी वजह ये है कि हमारा लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसा है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 ये है कि पेशेंट को जो एहतियात बताया गया था आफ्टर सर्जरी, वो भी तो वो नहीं करता ना। अब एक बोनी पेन है, एक लेमिना को कट करके, डिस्क को कट करके उन्होंने एक आर्टिफिशियल मसनूई कोई चीज लगाई हुई है। हाउ आर्टिफिशियल थिंग कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय द नेचुरल प्लेस्ड डिस्क। जो नेचुरली प्लेस्ड डिस्क थी पहले बॉडी में, बॉडी की तरफ जो नेचुरल चीज थी, वो डेफिनेटली इट कान बी रिप्लेस्ड बाय अ प्लास्टिक थिंग। प्लास्टिक चीज हो या कोई भी, उसको आपने डिस्क का पार्ट रिमूव किया, उसी को तो डायसेक्टोमी बोलते हैं, या लेमिनेक्टोमी, लेमिना का रिमूवल इज अ लेमिनेक्टोमी। तो जाहिर सी बात है, उस बॉडी की कमी, जो पार्ट मिस हुआ है, उसकी कमी तो महसूस होगी बॉडी को, तो वो पेन थोड़ा बहुत उसको रहेगा रहेगा, नंबर 1 थिंग। लेकिन मजीद रेंजेस ना खराब हो, उसके लिए आपने उसको मूवमेंट कराना लाजमी है। सो द यूजफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, द यूजफुलनेस, ये लाइनें, ये पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ, द यूजफुलनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन गेन्ड इन द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जो भी आप नॉलेज गेन करते हो हिस्ट्री में, वो उसके फवाइद क्या हैं, वो इट डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग, द रेलेवेंस एंड द पेशेंट्स ऑफ द ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड। जितने भी आप इंफॉर्मेशन गेन करते हो, वो अलबत्ता आपके डायग्नोसिस, आपका जो सवाल आप पूछते हो, वो आगे आपको बेनिफिट देंगे। और बेनिफिट क्या देंगे आपको? प्लान ऑफ केयर, प्लान ऑफ प्रोग्नोसिस हो गया, या जो प्लान ऑफ ट्रीटमेंट है आपका, वो बनाने में हेल्प करता है। बहरहाल अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। बाय द एंड ऑफ द सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, क्लिनिशियन नीड टू डिसाइड, क्लिनिशियन को जो चीजें आनी चाहिए वो क्या है। सबसे पहली चीज, सोर्स ऑफ द सिम्टम, भाई वो पेन है या वो फॉल्ट है। अगर हाइपोमोबिलिटी है तो किस लेवल पे है, सर्वाइकल है तो किस वर्टिब्रा पे, अगर पेन है तो कहाँ से आ रहा है, मसल से आ रहा है, नर्व से आ रहा है। तो ये एट द एंड ऑफ एक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आपको या थेरेपिस्ट को आना चाहिए, जो ये टेक्निक अप्लाई करेगा। देन व्हाट फैक्टर्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू कंडीशन, मतलब कौन किस कंडीशन से पेन जो है वो बढ़ रहा है, एग्रीवेटिंग फैक्टर और रिलीविंग फैक्टर, इन चीजों को भी नजर रखना लाजिम है। व्हाट आर द एनी प्रिकॉशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो ट्रीटमेंट आप करने वाले हो उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किन चीजों को, मिसाल आप प्रेगनेंसी में किसी की
एक्सरसाइजेस कराते हैं। मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। दो तीन वजूहत है, मैं आपको बुक बुक में भी ये बहुत सारी चीजें बहुत बार मैं बता चुका हूँ। हाँ, हाउएवर, अगर वो आ रहा है तो उन प्रिकॉशन को भी एहतियात करना हमारे पास लाजम है। मैं आपके अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि मैं नया जो मेरा वॉल्यूम है वो बुक लिख रहा हूँ, उसमें ही थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। तो उसमें रिसेंटली मैंने जब उस पर एविडेंसेस देखे थे तो प्रेगनेंसी में अलबत्ता सिर्फ मस्कुलर और लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस दे आर इंडिकेटेड, जो रिसेंट स्टडीज कहती हैं। मोबिलाइजेशन में तो बहुत सारी, मैनिपुलेशन में तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, मोबिलाइजेशन में भी कॉम्प्लिकेशन है। उसके तो बहरहाल और भी बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन मैं एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्नोसिस ऑफ कंडीशन, भाई ये कितने दिन चलेगा, किन किन फैक्टर्स को नजर रखना है, कितने दिन, दिन में कितने सेशन होने हैं या दिन के बाद सेशन होना है, वीकली कितने सेशन होने हैं, ये चीजें नजर में रखना आपके पास लाजम है। ओके। उसके बाद सारी आपने हिस्ट्री वगैरह ले ली जो हम सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में करते हैं, फिर आपने फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं टेक्निक की तरफ, क्योंकि ये हम बहुत बार एक्सप्लेनेशन हम डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। ये सारा इसमें लिखा हुआ है, डोंट वरी विद दैट। ओके। अब हम आ जाते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द मोलिगन, वन ऑफ द मोलिगन बुक। लेकिन वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक के ऊपर है, लेकिन मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। फिर आप मुझे बताइएगा। हसन पूछ रहा है सर क्या पेशेंट की हिस्ट्री पे डिपेंड करना, नहीं नहीं, मैं पेशेंट की हिस्ट्री उस सेंस में नहीं। समटाइम पेशेंट ये हो रहा है कि वो झूठ भी बोलता है। पेशेंट बोलता है कि 6 माह का पेन है, कहता है या डॉक्टर साहब को कैसे बताऊं, डॉक्टर साहब ने ये पूछने गया 6 माह से पेन है तो आया क्यों नहीं पहले, तो वो बता नहीं मुझे कल का पेन है। पेशेंट की हिस्ट्री पे डिपेंड उस सेंस में नहीं करता। पेशेंट की हिस्ट्री पे डिपेंड इस सेंस में करना है कि कुछ चीजें हमने मद्देनजर रखनी है। मिसाल, अब किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो पेशेंट हिस्ट्री नहीं छुपाएगा ना आपसे। भैया मुझे कल गिरा हूं मैं, कल गिरा हूं तो मुझे पेन हुआ है, तो वो हिस्ट्री तो पेशेंट नहीं छुपाएगा। कुछ ऐसी कंडीशन है जो ट्रॉमेटिक, अब प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी भी तो कोई नहीं छुपाएगा। अगर किसी को प्रेगनेंसी है और वो आपके पास पेन के साथ लेडी आ रही है मिसाल, तो वो आपको पता है कि भाई इतने माह से मुझे पेन हो रहा है, इतने माह से मुझे इश्यू है। तो पेशेंट की हिस्ट्री कुछ कंडीशन में डिपेंड करना लाजम है, किन पूरी नहीं, लेकिन आपका एग्जामिनेशन भी तो है। अब मैं आपको एक और मिसाल दूं कि एक पेशेंट है वो आपसे रेडिकुलोपैथी की हिस्ट्री छुपाता है। वो कहता है कि नहीं भाई मुझे तो कोई टांग में दर्द नहीं जा रहा। जाहिर सी बात, आप मूवमेंट करोगे, पेशेंट को नमनेस कंप्रेशन कहीं ना कहीं से सिम्टम आएंगी। पेशेंट जब तक डिटेल में नहीं बताएगा आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो किसी कंडीशन में पेशेंट की हिस्ट्री बड़ी डिपेंड करती है कि डिटेल में हिस्ट्री लेना लाजम है। किसी कंडीशन में आपका एग्जामिनेशन लाजम है। एक पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है मुझे शर्टिक है, आपने उसकी हिस्ट्री के बुनियाद पर तो ट्रीटमेंट नहीं चूज करना, आपने तो अपना एग्जामिनेशन करना। एक पेशेंट आपके पास शोल्डर रोटेटर कफ इंजरी के साथ आता है, आपको कहता है मुझे फ्रोजन शोल्डर है, तो उसकी हिस्ट्री पे तो नहीं चलना। तो कुछ बास कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे हमने एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन तो हमने अपना लाजमी लाजमी करना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम बिना पूछे नहीं बता सकते, मतलब एग्जामिन नहीं कर पाएंगे जब तक पेशेंट नहीं बताएगा। अब पेशेंट किसी का एक्सीडेंट हुआ है नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, वो तो पेशेंट के बिना बताए तो आप एग्जामिन नहीं कर पाओगे। किसी का कंप्रेशन फ्रैक्चर है, जब तक एक्सरे या पेशेंट हिस्ट्री ना दे आप नहीं बता सकते कि वो नहीं हुआ। या ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या पेशेंट कोई गिर जाता है, कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है। तो इस तरह करके कुछ चीजें हैं डिपेंड करती हैं, कुछ चीजें डिपेंड नहीं करती। चैप्टर 1 है हेडेक के ऊपर है। हेडेक को हम डिटेल में नहीं पढ़ते कि हेडेक क्यों होता है, और लेकिन बस ये पढ़ना हमारे पास लाजम है कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनको अगर हेडेक आपका जो है वो सर्वाइकोजेनिक जो C1 C2 है या C0 C1 है, उनकी रिस्ट्रिक्शन की वजह से आ रहा है, तो उनके ऊपर ही ये टेक्निक्स होंगी जो भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे। वो वाला हेडेक नहीं है कि टेंशन टाइप हेडेक हो। अलबत्ता अगर वो हेडेक प्योरली सर्वाइकल हाइपोमोबिलिटी की वजह से आ रहा है, तो उस हेडेक को हम इस टेक्निक्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। ये चीजें याद रखना लाजिम है, और ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लिखी होगी अगर हम इसको थोड़ा सा पढ़ लें। हेडेक इज बोथ है सिम्टम इन डिसऑर्डर। हेडेक एक सिम्टम भी है, मतलब वो किसी और वजूहत से अगर आ रहा है तो वो सिम्टम होगी, और वो खुद एक डिसऑर्डर भी है कि अगर वो प्योरली एक तरफ आपके पास एक एज ए डिसऑर्डर हो रही है। तो क्लासिफिकेशन जो हेडेक है वो इम्पोर्टेंट है कि आपको पता लगे कि करंट ट्रीटमेंट आपका जो करेक्ट ट्रीटमेंट है वो हो सके। अगर आप हेडेक की क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि इसका फैक्टर कहाँ से आ रहा है, तो उसको आप इन कंडीशन से ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम इसको, मैं आपको ये पॉइंट कहाँ पे, लेट्स सी कहाँ पे मैं इसको थोड़ा रीड कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि किस किस्म का हेडेक
जो है वो आपको कंपलसरी है। अच्छा, अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़े, ये मैं आपको इसको बोल्ड हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला पैराग्राफ आप थोड़ा सा इसको देख लो। अब मैं इसको आपको पढ़ता हूँ, ये है क्या। इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एफआरसी, एफआरटी क्या है, फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट है, जिसको हम पढ़ेंगे। एक वन ऑफ द मोलिगन टेक्निक है जो C1 और C2 पे सेल्फ सेलेक्ट करके अप्लाइड होती है। ये ट्रीटमेंट हेडेक को आइडेंटिफाई करती है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लो। इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एफआरटी, अगर किसी की फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट जो हम पढ़ेंगे इसके बाद, वो अगर पॉजिटिव आती है। नंबर टू, जो नॉर्मली जो फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट होती है कैसे परफॉर्म करेंगे उसको तो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन जब हम ये रोटेशन से मेजर की जाती है, और नॉर्मली रोटेशन आपकी 45 डिग्री तक या 50 डिग्री के अंदर होती है। अगर किसी की नॉर्मल रेंज रोटेशन की फ्लेक्शन करके, जब आप सर्वाइकल को फ्लैक्स करके रोटेशन करोगे ना, तो जो नॉर्मल रोटेशन है वो 50 डिग्री के अंदर होती है, नॉर्मली 45 तक होती है। अगर किसी की 10 डिग्री से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आ रही है, तो पहले राइट लेफ्ट दोनों को कंपेयर करोगे। अगर किसी की 35 आ गई मिसाल, तो मतलब नॉर्मली 45 होती है, तो ये 10 डिग्री से ज्यादा कम है, तो वो एफआरटी टेस्ट पॉजिटिव कहलाएगी। उसको कैसे परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एफआरटी टेस्ट क्या है। तो उसका पॉजिटिव आना लाजम है। नंबर टू, C1 C2 के ऊपर सेल्फ स्नैक कैन बी अप्लाइड एज अ ट्रीटमेंट। जैसे ही किसी का एफआरटी पॉजिटिव आता है, देन यू कैन से कि भाई इसका तो हेडेक सर्वाइको हाइपोमोबिलिटी से आ रहा है, तो ये मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन होगी मूवमेंट की, तो ये तो हाइपोमोबिलिटी हुई है। तो उस पे आप ये जो स्नैक है, हेडेक स्नैक है, रिवर्स स्नैक है, जिसको हम पढ़ेंगे वो पॉजिटिव है। सो अ सेल्फ स्नैक दैट कैन बी अप्लाइड एज अ ट्रीटमेंट फॉर दैट हेडेक। फॉर व्हाट पर्पस? टू अटेम्प्ट टू रिस्टोर द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन और सिम्टम को रिड्यूस। सिम्टम क्या है? हेडेक। तो नॉर्मल रेंज जो रिस्ट्रिक्टेड है उसको गेन करने के लिए, और हेडेक जो सिम्टम है उसको कम करने के लिए आप सेल्फ स्नैक दे सकते हो, अगर एफआरटी टेस्ट किसी का पॉजिटिव आता है। हाउएवर एफआरटी को हम आगे देखें। However, if a patient present to a clinic experiencing a cervicogenic headache (CGH) at the time of consultation and has a positive FRT, आपके पास पेशेंट आया, उसको हेडेक भी है, आपने एफआरटी किया, वो पॉजिटिव निकला। देन ट्रायल ऑफ हेडेक स्नैक, ये जो हमने सेल्फ स्नैक किया था वो तो एफआरटी पॉजिटिव पे कर लिया। लेकिन जब आपके पास पेशेंट आता है और आपने टेस्ट किया कंसल्टेशन के टाइम भी, उसको उस वक्त भी वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो रहा है, और उसका जो एफआरटी है वो पॉजिटिव आ गया। देन ट्रायल ऑफ हेडेक स्नैक, रिवर्स स्नैक और अपर सर्वाइकल ट्रैक्शन। जो इफ यू रिमेंबर गाइस, हमने सर्वाइकल में एक ट्रैक्शन परफॉर्म की थी, अपर सर्वाइकल। वो भी मैंने आपको बताया था मोलिगन की टेक्निक है, जो हम रिस्ट के साथ, फोरआर्म के साथ परफॉर्म कर रहे थे, फोरआर्म प्रोनेशन के साथ। वो भी मोलिगन की टेक्निक, मोलिगन की टेक्निक है, जिसको भी वो भी इसी का पार्ट है। ऑन अ सब्सिक्वेंट विजिट, तो फिर आप ये टेक्निक्स परफॉर्म कर सकते हो। कौन सी? हेडेक स्नैक, रिवर्स स्नैक। और अगर आपके पास कंसल्टेशन में पेशेंट आता है और उसको हेडेक का पेन हो रहा है, आपने एफआरटी टेस्ट की, वो भी पॉजिटिव आ गई, तो आप हेडेक स्नैक भी दे सकते हो, रिवर्स हेडेक स्नैक दे सकते हो, ये सब हम पढ़ेंगे। और अपर सर्वाइकल की ट्रैक्शन भी दे सकते हो। ऑन अ सब्सिक्वेंट विजिट, कुछ टाइम के बाद, एक दो विजिट्स के बाद, इफ द पेशेंट सिम्टम आर रिड्यूस, अब पेशेंट की सिम्टम कम होती जा रही है लेकिन स्टिल एफआरटी पॉजिटिव है, पेशेंट का आपने रोटेशन टेस्ट किया फिर भी पॉजिटिव, सिम्टम कम हो गई, भाई सर दर्द खत्म हो गया, सिम्टम भी कम हो गई, लेकिन स्टिल द पेशेंट की जब आपने एफआरटी टेस्ट, फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट परफॉर्म की, वो पॉजिटिव आ गई, तो आप क्या करोगे? देन यू विल परफॉर्म द C1 C2 सेल्फ स्नैक, जो आपने उनको बताया, फिर आप उसको वही बताओगे भाई अब आप सेल्फ स्नैक जो है वो करते रहे। मतलब पहले ही सेशन में आप पेशेंट को सेल्फ स्नैक ना बताएं, परफॉर्म करें और पेशेंट को बता दिया, दैट्स अनदर थिंग। अब आप उसको घर के लिए भी बताते हो तो ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट की सिम्टम रिड्यूस हो गई और फिर भी आपके पास आ रहा है, तो आप उसको घर के लिए बता दो, नहीं तो आप यही ऑप्शन जरूर रखोगे। तो इन चीजों को नजर में रखना लाजमी है, ठीक है। इसकी सेल्फ स्नैक की एप्लीकेशन कैसे करनी है वो हम बात करेंगे। अब द एप्लीकेशन ऑफ अ सेल्फ स्नैक टू पीपल विद क्रोनिक सीजर। अब ये तो ये था कि एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन पेन था। व्हाट अबाउट दोस पेशेंट जिनकी chronic CGS है, cervicogenic headache है, the application of a self snake in a patient with a chronic CGA, जिनको पुराना chronic जो है वो cervicogenic headache है और FRT भी उसका पॉजिटिव है, तो आप कैसे उसके ऊपर करोगे? तो उसके ऊपर भी कुछ रिसर्चेस हैं जिसके मुताबिक जब उसको कंपेयर किया गया मिसाल के तौर पे सेल्फ स्नैक को, तो उन्होंने रेंजेस को ज्यादा इम्प्रूव की, मतलब उससे रेंजेस जो थी, जो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड थी, वो ज्यादा
जो है वो फायदा हुआ उनका। कैसे, अब हम उसको थोड़ा सा देखते हैं कि पहले एफआरटी क्या है, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आपके सामने पिक्चर पहले शो हो रही है, एफआरटी फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट। कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। पेशेंट की पोजीशन क्या है, सुपाइन, पहले आप पिक्चर को देख लो। पेशेंट की पोजीशन क्या है, सुपाइन, नंबर वन थी। थेरेपिस्ट ने दो काम किए हुए, पहले तो हाथों की एंड प्लेसमेंट चेक करें एग्जैक्टली ओवर द मैंडिबल्स है, और जो पेशेंट का जो हेड है, सर है, स्कल है, वो पोस्टीरियरली पेशेंट थेरेपिस्ट के एब्डोमेन के ऊपर है। रीजन, क्योंकि पेशेंट जो थेरेपिस्ट के दोनों हाथ है वो तो ग्रस्प करने में बिजी है। न्यूट्रल पोजीशन से पहले थेरेपिस्ट ने पैसिवली कैसे अपने एब्डोमेन, अपने पेट के थ्रू पेशेंट की सर्वाइकल की फ्लेक्शन करानी। कोई लेटरल रोटेशन नहीं है, कोई शुरू में रोटेशन नहीं, पहले न्यूट्रल से सिंपली फ्लेक्शन की तरफ लाना, मैक्सिमम एंड रेंज है। तो पेशेंट की पोजीशन क्या है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, शोल्डर उसके ऑन द प्लिंथ है, साइड में काउच पे है, बिल्कुल एट अ रेस्ट। पेशेंट का जो हेड है वो सपोर्टेड बाय द थेरेपिस्ट एब्डोमेन, नंबर वन थिंग। और थेरेपिस्ट के एब्डोमेन पे क्यों, क्योंकि इसको फ्लेक्शन में लाना लाजमी है, तभी टेस्ट का नाम क्या है, फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट। थेरेपिस्ट पैसिवली मूव करेगा पेशेंट अपने एब्डोमेन को, जिसके थ्रू पेशेंट की नेक को ले आएगा एंड रेंज ऑफ फ्लेक्शन, फ्लेक्शन जितनी वो ला सकता है, जितनी वो फ्लेक्शन कर सकता है, जब भी पेशेंट को पेन ना हो। पेशेंट के पैसिवली फ्लेक्शन में लाने के बाद अब उसकी करानी है रोटेशन। पहले वो लेफ्ट साइड रोटेशन, जिस तरफ का पेशेंट को पेन है, और फिर मतलब दोनों तरफ कंपेयर करेगा, सिंपल इज दैट। तो पेशेंट्स हेड फ्लेक्शन में लाने के बाद अब उसको फ्लेक्शन में रखेगा, और फिर पैसिवली उसको ले जाओ। आप किस तरफ लेके जाओगे, लेफ्ट साइड रोटेशन एंड देन राइट साइड रोटेशन, सिंपल इज दैट। और फिर उसकी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब उसको उसकी मेजरमेंट करनी है। नॉर्मली मैंने आपको कितनी एंगल बताई थी, 46 तक। आपने देखनी है कि रिस्ट्रिक्शन किस तरफ है, कितनी रिस्ट्रिक्टेड है, और प्लस में दोनों तरफ कैसे कंपेयर करना है। नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसकी इंडिकेशन क्या थी, एफआरटी की मेन इंडिकेशन क्या है, हेड है, नंबर वन थिंग। लेकिन सर्वाइकल जो स्पाइन है उसकी ओरिजिन का लाजम है, या तो सर्वाइकल से आ रहा है और उस पर भी अपर सर्वाइकल। अगर पेशेंट कहता है कि मेरी बीपी रेज्ड है, आपने हिस्ट्री में देख लिया, तो वो इसके लिए इंडिकेटेड नहीं, क्योंकि वो पेशेंट आपके पास टेंशन टाइप हेडेक है। लेकिन एफआरटी की मेन इंडिकेशन है कि उसका पेन यूजुअली सर्वाइकल की हाइपोमोबिलिटी की वजह से आ रहा है, जो कि एफआरटी से क्लियर होगा। बाकी रेडिकुलर साइन कोई ना हो, लाइक चक्कर आना, रेडिकुलोपैथी। बाकी जो रेडिकुलोपैथी है या ट्रॉमा, कोई सर्वाइकल पे पुरानी हिस्ट्री है, मुझे तो यहाँ पे वैसे ही पेन रहता है, उसका ये हेडेक आ रहा है, तो वो हिस्ट्री में नहीं आता, क्योंकि आपने एमआरआई और एक्सरे भी देखते हैं। ठीक है। पोजिशनिंग क्या है पेशेंट की, लाइंग सुपाइन है, शोल्डर साइड पे होंगे, काउच पे। ट्रीटेड बॉडी पार्ट कौन सा है, रिलैक्स वो होगा, और सर्वाइकल अपनी उस पे किस पे, पेशेंट थेरेपिस्ट के एब्डोमेन पे होगा, नंबर वन पे। थेरेपिस्ट ने क्या करना है, पहले स्टैंड एट द हेड ऑफ द पेशेंट फेस, और उसको होल्ड करना है स्कल को, और अब उसका जो पेशेंट का हेड है वो अपने एब्डोमेन के ऊपर रखना है। एंड प्लेसमेंट क्या है, थेरेपिस्ट पहले मेंटेन करेगा एंड रेंज सर्वाइकल फ्लेक्शन में, मैक्सिमम जो एंड रेंज है उसको वहां तक मेंटेन करके, फिर हैंड कांटेक्ट के थ्रू, पहले हैंड के थ्रू मैंडिबल्स, जो हैंड मैंडिबल्स पे रखे होंगे थब, और बाकी सारे पूरे स्कल का वेट कैरी किया होगा, वो पैसिवली लेके जाएगा किस तरफ, प्रेशर तो अप्लाई हो गया एंड रेंज पे आके, पैसिवली रोटेशन में लेके जाएगा, सिंपल इज दैट। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। एंड रेंज फ्लेक्शन असेंशियल है टू अप्लाई द टेस्ट। अगर आप किसी की फ्लेक्शन की एंड रेंज पे नहीं लाके ले आ रहे और सिंपली रोटेशन करा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है कि वो टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। एट द एंड रेंज सर्वाइकल स्पाइन के फ्लेक्शन की एंड रेंज पे आके अब पेशेंट का जो लेफ्ट साइड हेड है, लेफ्ट साइड रोटेट करो, मतलब लेफ्ट साइड रोटेशन, और फिर राइट साइड, और रिकॉर्ड करो रेंज को। मेक श्योर द रोटेशन ऑफ हेड इज एज प्योर एज पॉसिबल एंड नो लेटरल फ्लेक्शन इज अलाउड। इफ यू रिमेंबर, लेटरल फ्लेक्शन मतलब साइड फ्लेक्शन। जब आप न्यूट्रल से सर्वाइकल की फ्लेक्शन करा रहे हो, तो मेक श्योर लेटरल फ्लेक्शन नहीं हो, प्योर सर्वाइकल फ्लेक्शन हो, और एंड रेंज पे आने के बाद उसको वहां पे होल्ड करो, सस्टेन करो, और फिर रोटेशन करो। ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या है आफ्टर द, ये क्या लिखी हुई है, 44 डिग्री ईच साइड, दोनों तरफ, मतलब 45 डिग्री लेफ्ट साइड रोटेशन और 45 राइट साइड रोटेशन। एन एस्टिमेशन ऑफ लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोर देन 10 डिग्री, अगर किसी की 30 रेंज आती है तो जाहिर सी बात है 14 डिग्री कम है, तो वो मतलब एफआरटी आप उसकी पॉसिबल है। एन एस्टिमेशन ऑफ लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन मोर देन, अगर 10 डिग्री किसी की 10 डिग्री से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, तो आपकी जो टेस्ट है एफआरटी वो पॉजिटिव है, मतलब अब वो पेशेंट सेल्फ नेक और हेडेक नेक के लिए इंडिकेटेड है, इंडिकेशन में आ गया। आप गोनियोमीटर कंपास भी यूज कर सकते हो टू कट ऑफ, वो बात की बात है, अगर कोई गोनियोमेट्री से उसकी हेल्प ले रहा है। ठीक है, कुछ कमेंट्स है उसको पढ़ लेते हैं। आपने इंश्योर करना है देयर इज नो एक्सियल कंप्रेशन, मतलब आपके जो एब्डोमेन से आ रहा है पेशेंट का, वो पेशेंट के ऊपर फोर्स ना हो, मतलब आपने जो पेशेंट का फेस
स्कल रखा है अपने एब्डोमेन के ऊपर, वो सिर्फ फ्लेक्शन के लिए। एक्सेल कंप्रेशन नहीं देनी, मतलब आपने सुपीरियर स्कल से प्रेस नहीं देना, पेशेंट की जो सर्वाइकल है उसको कंप्रेशन नहीं देनी, ठीक है। आपने उसको सिर्फ होल्ड किया हुआ सिर्फ सर्वाइकल फ्लेक्शन के लिए। तो कुछ कमेंट्स हैं ये कि पेशेंट के जो हेड एंड नेक से एक्सेल कंप्रेशन नहीं आना चाहिए, आपने उसका होल्ड करना है नेक, हेड एंड या जो भी नेक है उसको फॉरवर्ड, बट डोंट लीड डाउनवर्ड ऑन द हेड। पेशेंट के ऊपर आपने लीन नहीं होना, आपने अपने एब्डोमेन के थ्रू उसको फ्लेक्स में लेके जाना, नंबर वन। द पर्पज ऑफ होल्डिंग नेक इनटू फ्लेक्शन क्या है, क्योंकि एफआरटी टेस्ट नहीं होगी बेसिकली। तो पर्पज ऑफ होल्डिंग नेक इनटू द फ्लेक्शन इज टू कंस्ट्रेन द मूवमेंट टू ओनली द सर्वाइकल। ये जो नोडिंग मूवमेंट है यस एंड नो वाली, अगर आप प्योरली सर्वाइकल की फ्लेक्शन ही करवाओगे तो एग्जैक्टली मूवमेंट C1 C2 पे होगी, तो ही आप एफआरटी टेस्ट क्लियर होगा। मतलब आसान लफ्जों में एफआरटी टेस्ट तो बेसिकली जो नेक आपने उसको होल्ड किया है पेशेंट का, उसका मकसद ये है कि आप अपर सर्वाइकल पे काम लेना चाह रहे हो। So the failure to maintain the end range flex position may give a false negative finding। अगर आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे और आप उसको ठीक से वेट नहीं उठा पा रहे, लेट सपोज, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव नहीं मिलेंगी। तो द रेंज ऑफ मोशन इज ग्रेटर इन द चिल्ड्रन। बच्चों में ये जो रेंज है जो हमने 44 डिग्री दी है वो कुछ ज्यादा होती है, एंड इन जनरल देयर इज ऑन एवरेज 9 डिग्री ग्रेटर रेंज टू ईच साइड इन द चिल्ड्रन। बच्चों की जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं उनमें नॉर्मली ये 8-9 डिग्री, अगर बच्चों में आप ये चेक कर रहे हो तो वो रेंजेस ज्यादा मिलेगी, सिंपल इज दैट। इन अ प्रेजेंस ऑफ अ सैनिटाइज्ड न्यूरो meningeal system, it is advisable to perform the FRT with the patient's knee flexed। कुछ कंडीशन में अगर न्यूरो मेनिंजल सिस्टम के अकॉर्डिंगली या किसी किसी कंडीशन में आप FRT जो एडवाइजेबल है, मतलब पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट्स के लिए, अगर पेशेंट जो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है उसके नीज बेंड करा दो सेफ साइड के लिए, ठीक है। यहाँ तक आई विश की कोई क्वेश्चन नहीं है, ये फर्स्ट टेस्ट ही FRT फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो मैं आप लोगों को टेक्निक नंबर 2 की तरफ हम आ जाते हैं। ओके, और दूसरी चीज बैटरी जो है वो हाफ एन आवर की है लैपटॉप की, हाफ एन आवर मोड। तो मतलब 11:15 हुए तो हम 11:15 तक इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करें। अब हम आ जाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि टेक्निक ज्यादा हम कंप्लीट कर लें। C1 और C2 के सेल्फ स्नैक जो हम ऊपर बता रहे थे कि FRT पॉजिटिव आ गया तो सेल्फ स्नैक हम कैसे देंगे या कैसे रिकमेंड करेंगे उसको देखें। सेल्फ स्नैक, यही स्नैक हम परफॉर्म भी करेंगे, पहले सेल्फ को देख लेते हैं। सेल्फ के लिए पेशेंट नॉर्मली सिट चेयर पे बैठा होगा विथ बैक सपोर्टेड, नंबर वन थिंग। पेशेंट एक स्ट्रेप यूज करेगा, बेल्ट यूज करेगा, और ये कोई भी बेल्ट हो सकता है, ये मैनुअल थेरेपी वाला थोड़ा मोटा होता है लेकिन ये इसका स्पेशली एक स्ट्रेप होता है, बेसिकली ये भी बेल्ट ही है, इसका मकसद ये इलास्टिक नहीं है, ये बेल्ट ही है। अब इस पे आपने दो चीजें देखनी है। इस पिक्चर को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो जूम करके फिगर नंबर 1.3 में और नॉर्मल 1.2 पे देख लें जहाँ पे थेरेपिस्ट पीछे खड़ा है। तो पहले तो थेरेपिस्ट स्टैंडिंग पोजीशन में, और नॉर्मली उसने सिर्फ मैंडिबल को पकड़ा हुआ है, होल्ड भी नहीं किया हुआ, वजन नहीं उठाया हुआ, सिर्फ सपोर्ट के लिए, नंबर वन थिंग। पेशेंट ने जो स्ट्रेप यूज की है बेसिकली वो स्ट्रेप कहाँ से क्रॉस करी उसको थोड़ा सा पढ़ लो। पेशेंट प्लेसेस अ सेल्फ स्नैक स्ट्रेप, वो प्लेस करेगा C1 से पोस्टीरियरली आ रही है पेशेंट का, अगर राइट हाथ आप देखें जिस स्ट्रेप को उसने पकड़ा हुआ है जिसपे छोटा सा तीर का निशान है, वो बेसिकली कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, C1 से, बिलो द जो आपके मेस्टोइड प्रोसेस है। इफ यू रिमेम्बर हमने मेस्टोइड प्रोसेस से किसको फाइंड आउट किया था, उस ग्रुप को, स्पेस को। तो बिलो द मेस्टोइड प्रोसेस ये बेसिकली गुजरती हुई C1 से क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ये अलबत्ता क्रॉस करता हुआ बिलो द मेस्टोइड प्रोसेस C1 से क्रॉस करता हुआ शोल्डर से क्रॉस करके दूसरे हाथ पे पकड़ा हुआ है सिर्फ स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। ये कुछ लोग टॉवल से भी परफॉर्म करते हैं लेकिन आप पहले उसको देख लो, ठीक है। नंबर 2, दूसरे हैंड ने किसको पकड़ा हुआ है, दूसरे हैंड ने जो पेशेंट का दूसरा हाथ है वो स्ट्रेप का दूसरा हाथ पकड़ा हुआ है सिर्फ इसीलिए ताकि जो पीछे C1 से बिलो द मेस्टोइड प्रोसेस या C1 से ये स्ट्रेप क्रॉस कर रही है वो मूव ना करे, मतलब अपनी जगह से ना हिले, इसका काम सिर्फ होल्ड करना है दूसरे हाथ का। मेन काम किसका है, राइट हैंड का। लेफ्ट हैंड का काम है उस स्ट्रेप की जो पैरेलल ट्रांसलेशनरी तौर पे क्रॉस कर रही है वो मेंटेन रहे, सिंपल इज दैट। और पेशेंट की जो नेक है उसकी भी आपने देख ली। थर्ड लाइन पढ़ लें, विद द अदर हैंड ऑन द अदर हैंड ऑन द रिस्ट्रिक्शन साइड, पेशेंट पुल करेगा स्ट्रेप को हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड टू द कॉर्नर ऑफ देयर माउथ, नंबर वन थिंग। जो मेन वर्किंग हैंड है वो कौन सा, राइट हैंड है, नंबर वन थिंग। नंबर 2, और रोटेशन किस तरफ है, राइट साइड पे थोड़ी सी रोटेशन की है।
ये पुल किस तरफ करेगा, जिस तरफ तीर का निशान, अगर आप लोग एरो का निशान देख सको, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, मतलब अपने एल्बो की एक्सटेंशन परफॉर्म करेगा। तो जैसे एल्बो की एक्सटेंशन करेगा तो जिस तरफ तीर का निशान है, जिस तरफ बेल्ट है सामने की तरफ, वो मजीद मूव करेगा। जैसे ही बेल्ट मूव करेगा तो बेल्ट कहाँ से क्रॉस कर रहा है, आपके मैंडिबल से, आपके माउथ की डायरेक्शन से, तो ये अल्टीमेटली प्रेशर किसके ऊपर अप्लाई करेगा, उसको हम पढ़ लेते हैं। वाइल द स्ट्रेप प्रेशर इज सस्टेन, जितना आप स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेप है, जो पट्टी है, बेल्ट है, इससे जितना वो प्रेशर सस्टेन रखेगा, पेशेंट रोटेट्स इट्स हेड एंड नेक टूवर्ड द रिस्ट्रिक्टेड साइड। जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया, अब एक प्रेशर जनरेट होगा। जनरेट कहाँ से होगा, जहाँ पे आपने C1 से पीछे स्ट्रेप क्रॉस करी है, वहां पे एक फोर्स जनरेट होगा। जितनी देर वो फोर्स सस्टेन करेगा, मेंटेनिंग, क्योंकि ये सेल्फ से नहीं का, थेरेपिस्ट तो कुछ नहीं कर सकेगा। मीन वाइल पेशेंट ने क्या करना है, उस फोर्स को सस्टेन करके जो अपनी नेक है वो किस तरफ रोटेट करनी है, जिस तरफ रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब जिस तरफ हेडेक है, जो चाहे जो भी हो, राइट हो लेफ्ट हो, जो भी हो। इन केस इन केस ऑफ दिस पिक्चर, किस तरफ रिस्ट्रिक्शन है, राइट साइड की, तो पेशेंट ने राइट साइड रोटेट करना है व्हाइल मेंटेनिंग दैट प्रेशर, सिंपल इज दैट। अब अप्लाई द ओवर प्रेशर ओनली इफ द सिम्टम फ्री एट द एंड रेंज। अब एट द एंड रेंज अगर पेशेंट आपको ये कहता है कि भाई मुझे तो मतलब पेन मजीद नहीं बढ़ रहा, तो आप ओवर प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। और ओवर प्रेशर कौन अप्लाई करेगा, थेरेपिस्ट। आप उसकी हैंड प्लेसमेंट देख लें, इससे क्या होगा कि वो मजीद उसको रोटेशन में ले जाएगा, जो जिस तरफ ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, अगर सिम्टम नहीं बढ़ रही तो। लेकिन अगर सिम्टम नॉर्मली हो रही है, पेशेंट ने सेल्फ से नहीं करना, तो वो इजिली परफॉर्म करे। ठीक है, आई विश कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें से। मैं मूव ऑन करूँ नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर, लेकिन ये अभी है। अब इसकी इंडिकेशन क्या है, हेडेक है, किसी को सर दर्द है, नेक पेन है, गर्दन दर्द है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ C1 C2 की अगर सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है, हेडेक ना भी है, आपने देखा कि सर्वाइकल हाइपोमोबिलिटी है, टुगेदर विद यूनिलेटरल और बायलेटरल डिस्लोकेशन। ठीक है, क्वेश्चन ये है सर, FRT की पॉजिटिव इंडिकेशन तो हाइपोमोबिलिटी की सिर्फ मिलेंगी, मतलब जो कॉमन हेडेक है वो पता नहीं चलेगा, नहीं माइग्रेन वगैरह का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। माइग्रेन टाइप ऑफ या टेंशन टाइप ऑफ हेडेक है, उसका इससे कंसर्न नहीं है। अगर एक पेशेंट आपके पास आता है, वो क्लियर कट हिस्ट्री दे रहा है कि मेरा पेन राइट साइड से शुरू हुआ, और वो जो टेंशन टाइप हेडेक और माइग्रेन हेडेक की पर्टिकुलर सिम्टम्स है कि आधा स्कल का पूरा वेट और पीछे जा रहा है, वो उसकी एक पर्टिकुलर सिम्टम्स है। लेकिन इस कंडीशन में आपको हाइपोमोबिलिटी मिलेगी। अब जिन पेशेंट का माइग्रेन टाइप हेडेक है, आपने उसकी FRT की, तो मे बी आपको पॉजिटिव मिले, मे बी नेगेटिव मिले। लेकिन FRT का पॉजिटिव मिलना, लेट्स सपोज, देन यू कैन से कि इसको सेल्फ से निगम करा सकते हैं। ये एक इसकी बेसिकली इंडिकेशन है। ठीक है, पेशेंट की पोजीशन आपने देख ली, सिटिंग बैठा हुआ है, ट्रीटेड बॉडी पार्ट। थेरेपिस्ट ने क्या करना है, स्टैंडिंग बिहाइंड द पेशेंट लेफ्ट शोल्डर पर, वो सिर्फ खड़ा होगा। नेक्स्ट टेक्निक की तरफ मूव ऑन करें। अच्छा, बेल्ट की हैंड प्लेसमेंट थोड़ा सा देख लो। सर्वाइकल जो स्ट्रेप होगा वो इमीडिएटली बिलो द लेफ्ट मैंडिबल प्रोसेस से क्रॉस करता हुआ जाएगा और डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ द पेशेंट्स माउथ। ये आपने प्लेसमेंट देख ली। स्ट्रेप पीछे की तरफ कहाँ पे लाई करेगी, एट द आर्च ऑफ, जो आर्क है C1 का, वहां पे करेगी, एंड देन एंगल एट द अपोजिट साइड, और दूसरे हाथ से पेशेंट ने पकड़ा होगा। थेरेपिस्ट डायरेक्ट करेगा पेशेंट टू इंश्योर द स्ट्रेप इज कॉन्टैक्ट पोजीशन। हाँ, थेरेपिस्ट ने सिर्फ उस जो स्ट्रेप है उसकी पोजीशन को मेंटेन करना, नथिंग एल्स। एप्लीकेशन गाइडलाइन थोड़ी सी है, देख लो। Prior to apply this technique, patient is advised about what to expect. पेशेंट को गाइड करना लाजम है कि भाई करना क्या है, फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करनी है, इस तरह करके। ठीक है, और सिम्टम अगर आपकी बड़े कम हो, यू हैव टू लेट मी नो। पेशेंट शुड फील अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेचिंग सेंसेशन। पेशेंट को भी जो स्ट्रेप से जैसे ही वो फोर्स अप्लाई करेगा, वो पेशेंट को फील होना लाजम है। नहीं तो क्या पता पेशेंट की वो फीलिंग ही ना आ रही हो। लेट्स सपोज अगर पोस्टीरियरली C1 की आर्च से वो स्ट्रेप क्रॉस नहीं कर रही, कहीं और पे, तो पेशेंट को क्या पता। लेट्स सपोज अगर पेशेंट बल्कि है, या बहुत सारी वजूहत हो सकती है। ओके, अच्छा, थोड़ी सी इसकी एनोशन देखो। एनोशन मतलब एनोटेशंस, मतलब जो ये निमोनिक्स होते हैं ना, कि हम लिखेंगे इसको कैसे, कि पेशेंट अगर हम गाइड करते हैं, जिस तरह हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं लोग, कि भाई BDS TDS इस तरह करके, तो उसको लिखने का थोड़ा सा ये तरीका है। तो इसकी एनोटेशंस हैं, इसको आप थोड़ा सा देख लें कि आपने कैसे अप्लाई किया, तो आप टेक्निक बेसिकली कैसे रखोगे, वो एक सिंपल सा तरीका है, इसको हम प्लान नहीं देते। ओके, शुड बी मूव ऑन टुवर्ड द हेडेक्स एंड नेक। अब हम हेडेक्स एंड नेक की बात करते हैं। ठीक है, फिर मैं, ये वीडियोस भी हैं, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, हेडेक्स एंड नेक। हेडेक्स एंड नेक को अगर थोड़ा सा पेशेंट की पहले
हैंड प्लेसमेंट देख लो, पेशेंट सिटिंग पोजीशन में, लेकिन दिस टाइम थेरेपिस्ट जिस तरफ पेशेंट का हेडेक है उस तरफ से आया हुआ है, मतलब पेशेंट का पेन किस तरफ का, लेफ्ट साइड का, नंबर 1। पेशेंट चेयर पे बैठा होगा, सिट इन द चेयर विद सपोर्टेड बैक, उसकी सपोर्टेड होगी, लेकिन हेड एंड नेक को तो थेरेपिस्ट ने सपोर्ट करना और वो न्यूट्रल पोजीशन पे होगा। थेरेपिस्ट स्टैंड करेगा जिस तरफ का फ्रंट साइड है, लेकिन जिस तरफ पेशेंट का आपने मूवमेंट करानी है। सबसे पहले अगर आप थेरेपिस्ट का राइट हैंड देखो और फिर लेफ्ट हैंड देख लो। लेफ्ट हैंड पहले मैं देख लेता हूँ, जिसपे तीर का निशान नहीं है, जिसपे तीर का निशान है वो उसका राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, लेफ्ट हैंड पे आप इस पे फोकस करेंगे। लेफ्ट हैंड की जो लास्ट फिंगर है, लिटिल फिंगर है, वो बेसिकली कहाँ पे पड़ी हुई है, वो C2 के पोस्टीरियर पड़ी है, जिसकी इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू रिमेंबर, ये वही पॉइंट है जहाँ पे वो बेल्ट सेल्फ स्नेक में जा रहा था, लेकिन ये पैसिव है, इसीलिए तो वो जो लिटिल फिंगर है वो एग्जैक्टली C2 के ऊपर, स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर पड़ी हुई है, नंबर 1 थिंग। बाकी चीजों ने क्या किया हुआ, बाकी पूरे लेफ्ट हैंड ने स्कल को न्यूट्रल पोजीशन में, हेड है उसका सर न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, उसको ग्रैस्प किया हुआ, इफ यू कैन सी। बाकी उंगलियां इसीलिए फैली हुई है क्योंकि पूरे स्कल को पकड़ना है। तो लेफ्ट साइड से पूरा पेशेंट ने उसको हग किया हुआ है, नंबर 1 थिंग, लेकिन सिर्फ अपनी लिटिल फिंगर्स को छोड़ के, लिटिल फिंगर्स एग्जैक्टली C2 पे पड़ी हुई है। तो थेरेपिस्ट सबसे पहले क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा पेशेंट की हेड को अगेंस्ट देयर ग्रेविटी, अगेंस्ट देयर बॉडी, और अपनी बॉडी के बिल्कुल टच में, ताकि वेट को उठा सके। फिर दूसरा, थेरेपिस्ट की जो मिडिल फेलेंक्स और लिटिल फेलेंक्स है वो कांटेक्ट करेंगी पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ C2 स्पाइनस प्रोसेस के पास, स्पेशली लिटिल फिंगर वो एग्जैक्टली उसके ऊपर पड़ी होगी। दूसरे हाथ का कमाल क्या है, दूसरे हाथ की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो अपने थिनार एमिनेंस, जहाँ पे छोटा सा तीर का निशान है, जो थिनार आपके थंब के मसल्स हैं, थिनार एमिनेंस किसके ऊपर वजन रखेगा, वो सी, जो लिटिल फिंगर्स लेफ्ट हैंड की रखी हुई है उसके ऊपर रखना है उसने। तो थोड़ी सी इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। जो थेरेपिस्ट की थिनार एमिनेंस है वो पेशेंट का जो लिटिल फिंगर्स है एग्जैक्टली उसके ऊपर होगी, अगेंस्ट द, ये लाइन पढ़िएगा, अगेंस्ट द लिटिल फिंगर्स ऑफ द अपोजिट हैंड। वजह उसकी में वजह, उसकी वजह ये है कि ये इसी हैंड से ही प्रेशर आए, ये प्रेशर देगा लिटिल फिंगर को, लिटिल फिंगर C2 पे पड़ी हुई है, तो प्रेशर किस पे आएगा, C2 पे, और वो प्रेशर आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ये लास्ट लाइन को आप थोड़ा सा डील पढ़ लें थोड़ा सा। थिनार एमिनेंस किसके ऊपर पड़ी हुई है, थिनार एमिनेंस पड़ी हुई है लिटिल फिंगर के ऊपर, लिटिल फिंगर लेफ्ट हैंड की, लिटिल फिंगर किस पे पड़ी हुई है, C2 के ऊपर, और C2 से जैसे ही थिनार एमिनेंस से प्रेशर आएगा लिटिल फिंगर पे, लिटिल फिंगर से प्रेशर आएगा C2 पे, C2 मजीद अंदर जाएगी, और ये थोड़ा सा अगर इस पे फोकस करें तो ग्लाइड किस पे आ रहा है, पोस्टीरियर एंटीरियर जा रहा है, काइंड ऑफ PA जा रहा है, इफ यू गाइस रिमेंबर द सर्वाइकल मोबिलाइजेशन। और लेफ्ट हैंड से स्कल को रोका हुआ, इट मींस ऊपर से C1 को रोका हुआ और C2 को प्रेस अप किया जा रहा है, इफ यू गाइस रिमेंबर। C1 को आगे से किसने रोका हुआ है, स्कल के थ्रू, किस मुंह से रोका हुआ है, लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से प्रेशर दिया जा रहा है C2 के ऊपर। तो काइंड ऑफ ये ऐसा है कि C1 पहले आएगा, C2 बाद में आएगी, C1 ऊपर होगी ना, तो C1 को रोका हुआ है, C2 को मूव किया जा रहा है। ये मैं इसीलिए बात हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आगे जो रिवर्स स्नेक है वो इसी का सारा खेल है, जो रिवर्स स्नेक है वो इसका उलट है, इसीलिए ये बात याद रखना लाजम है। तो लेफ्ट हैंड से स्कल को वेट करके C1 के ऊपर लिटिल फिंगर रखी रखी हुई है, और राइट हैंड से अपने थीनार के मसल्स के थ्रू C1 के ऊपर, लिटिल फिंगर के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है, और लिटिल फिंगर C2 के ऊपर रखी जा रही है, और वो जो मोबिलाइज किया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा, वो 10 सेकंड होल्ड किया जाएगा, और 3 रैप्स इसकी कराई जाएंगी। और रिजल्ट कैसे पता चलेंगे, हेडेक जो है शुड बी एलिवेटेड, पेशेंट का जो हेडेक है वो कम होना चाहिए, पेशेंट कहेगा जो हेडेक मुझे हो रहा था वो कम हो रहा है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी इंडिकेशन देख लेते हैं। इसकी इंडिकेशन वही होंगी, हेडेक होगा, अदर सिम्टम होगा, प्रेजेंट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन भी हो सकता है। बहरहाल आई विश कि यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं, अगर इसको जूम करके मैं दूसरी पिक्चर में दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे परफॉर्म किया जा रहा है। पोजिशनिंग भी क्लियर है। कोई क्वेश्चन है स्टिल, ये दोनों टेक्निक्स क्लियर है ताकि हम आगे प्रोसीड करें। अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो ताकि हम इसको मजीद आगे प्रोसीड करें। यू कैन आस्क मी इफ यू हैव अ गाइस क्वेश्चन। अच्छा नहीं है क्वेश्चन, तो हम टेक्निक नंबर 3 के ऊपर आते हैं। अब जो हेडेक सेनेक हमने पढ़ा, वो सेल्फ अगर पेशेंट देना चाहे तो कैसे देगा घर पे, तो सेम तरीका होगा, बस
फर्क सिर्फ ये है, थेरेपिस्ट की जगह पे बेल्ट आ जाएगा। पेशेंट सिट इन चेयर, पेशेंट चेयर पे बैठा होगा और बैक सपोर्टेड होगा, नंबर वन थिंग। और हेड और नेक न्यूट्रल पोजीशन में होगा। अब फिर से वो यूज किया जाएगा स्ट्रेप बेल्ट को। अब जिस जगह पे पेशेंट ने लेफ्ट हैंड से अपनी लिटिल फिंगर रखी हुई थी, वहां से बेल्ट क्रॉस करेगा उसी तरह। सिंपल इज दैट, जिस तरह पेशेंट का हाथ जा रहा था थेरेपिस्ट का। तो पेशेंट जो स्ट्रेप होल्ड करेगा वो कहाँ पे प्लेस होगा? जो स्ट्रेप है वो C2 स्पाइनस प्रोसेस के, अगर आप सेकंड लाइन पढ़ो तो उस पर लिखा होगा। देन पेशेंट दूसरे तरफ से जो होल्ड अगर बेल्ट को करे, तो मतलब दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है पेशेंट ने। सामने दोनों हाथ है, इफ यू कैन सी, दोनों फॉरवर्ड फ्लेक्शन में है, और एल्बो जो है वो 80 डिग्री तक फ्लेक्स है। दोनों हाथों से पकड़ने का मकसद, और बेल्ट कहाँ से क्रॉस कर रहा है? बिलो द मेस्टोइड प्रोसेस ओवर द C2 स्पाइनस प्रोसेस, नंबर वन थिंग। अब करना क्या है? पेशेंट होल्ड द स्ट्रेप विद टू हैंड्स, पेशेंट दोनों हाथ से स्ट्रेप को पकड़ के रखेगा और पुल करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ यू कैन सी अ स्मॉल एरो, अगर आप छोटा तीर का निशान देखें तो उस तरफ वो उसको पुल कर रहा है, फॉरवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नंबर वन थिंग। अब पेशेंट बेसिकली जेंटली रिट्रैक्ट करेगा। रिट्रैक्शन जब हम चिन टक इन करते हैं, रिट्रैक्शन मतलब गर्दन को पीछे लेके जाना। द पेशेंट जेंटली रिट्रैक्ट देयर हेड अगेंस्ट द फिक्सेशन ऑफ द स्ट्रेप। जो पोस्टीरियरली स्ट्रेप जा रही है, ठीक है, उसको तो आपने हाथों से होल्ड कर दिया। अब आप सर्वाइकल को, जो ऊपर वाला स्कल का हिस्सा है जो गर्दन है, वो रिट्रैक्ट करके पीछे ले जाएगा। उसको दिखाने के लिए इन्होंने तीर का निशान दिया सर्वाइकल के ऊपर, मतलब बेल्ट आगे की तरफ पुल कर रहा है और गर्दन पीछे जा रही है। तो बेसिकली बेल्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? C2 पे। तो C2 से बेल्ट कहाँ पे? पीए मोबिलाइज हो रहा है, काइंड ऑफ, मतलब स्पाइनस प्रोसेस को रोका हुआ है। और C1 के कहाँ मूव कर रहा है? पीछे की तरफ। C2 आगे और C1 पीछे, बस आसान लफ्जों में समझाने के लिए। नाउ द पेशेंट जेंटली रिट्रैक्ट करेगा देयर हेड अगेंस्ट द स्ट्रेप। जो स्ट्रेप है उसके अगेंस्ट, और स्ट्रेप की डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये सिंपल तरीका है। उसी तरह 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। और इसका पता कैसे चलेगा? सिम्टम जो है वो एलिविएट होगी, इसीलिए इसको सेल्फ स्नैक, सेल्फ हेडेक स्नैक, सेल्फ स्नैक नहीं, सेल्फ हेडेक स्नैक कहा जाता है। इज इट क्लियर? बस फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे पूरी कंट्रीब्यूशन पेशेंट की है, इसीलिए इसको सेल्फ स्नैक कहा जाता है। एनी कंफ्यूजन? वही इंडिकेशन होगी, हर चीज वही होगी, सिर्फ हैंड प्लेसमेंट चेंज होगी और थेरेपिस्ट को रिप्लेस किया गया, नथिंग एल्स। अच्छा, हेडेक स्नेक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे रिवर्स हेडेक स्नेक। वो हेडेक स्नेक था, ये उसका रिवर्स है। हेडेक स्नेक में हम क्या करा रहे थे? C1 को मोबिलाइज कर रहे थे, लेकिन मूवमेंट किसकी हो रही थी? C2 की, सॉरी, C1 की ही थी। लेकिन हम स्टेबलाइज किसको कर रहे थे? ऊपर वाली वर्टेब्रा को, और नीचे वाली को मूव कर रहे थे। अब थोड़ा सा रिवर्स है। रिवर्स कैसे है उसको हम देखते हैं। अब पहले हम ऊपर वाली वर्टिब्रा C1 को फिक्स कर रहे थे और C2 को मूव कर रहे थे। अब हम C2 को फिक्स करेंगे और C1 को मूव करेंगे। कैसे? वो देखिए। सबसे पहले पेशेंट उसी न्यूट्रल पोजीशन में, बैक सपोर्टेड होगी, हेड एंड नेक न्यूट्रल पोजीशन में होगी और इजी होकर बैठेगा, नंबर वन। नंबर टू, थेरेपिस्ट उसी तरह ग्रेस्प करेगा, लेकिन थोड़ी सी हैंड प्लेसमेंट यहाँ पे चेंज है। पहले देखते हैं पेशेंट का लेफ्ट हैंड जिसपे तीर का निशान है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड जो पेशेंट का है, उसने अगेन उसी तरह हक किया हुआ है, ग्रेस्प किया हुआ पेशेंट के स्कल को, आगे से जा रहा है, लेकिन इस बार पूरा टाइट नहीं, उसको हक किया क्योंकि इसी को इसने मूव कराना है, नंबर वन। दूसरा हाथ कहाँ पे? सबसे पहले थेरेपिस्ट स्टेबलाइज करेगा पेशेंट की नेक को। कैसे? बाय फिक्सिंग द C2 विद दियर थंब एंड मिडिल फिंगर। जो मिडिल फिंगर्स है और जो थंब है, उससे C2 को, ये किसकी बात कर रहा है? राइट हैंड की। अगर आप थेरेपिस्ट का राइट हैंड देखें तो अपने फिंगर, मिडिल इंडेक्स और मिडिल फिंगर एक तरफ और एक तरफ थंब से उसने C2 को पकड़ा हुआ है। कहाँ से? ट्रांसवर्स प्रोसेस से। और थेरेपिस्ट के दूसरा हैंड कब किया हुआ है? जो होल्ड किया हुआ है, हग किया हुआ है, किसको? पूरे पूरे स्कल को, ऑक्सीपिट को बेसिकली, क्योंकि इसको तो उसने मूव कराना है। अब थेरेपिस्ट जेंटली जहाँ पे तीर का निशान है उसको पुल करेगा, किस तरफ? फॉरवर्ड, एंटीरियरली, इन अ हॉरिजॉन्टली प्लेन। और जैसे हॉरिजॉन्टली प्लेन में करेगा, और नीचे वाला जो राइट हैंड है जिसने C2 को पकड़ा हुआ, वो उधर ही होल्ड करे। अब आप C2 को स्टेबलाइज कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, C1 को मूव करा रहे हो। जैसे ही C1 को मूव कराओगे, आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। ये बिल्कुल रिवर्स है स्नेक का, हेडेक स्नेक का, इसीलिए इसको रिवर्स हेडेक स्नेक कहा जाता है। आई विश इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि बनती भी नहीं है, क्योंकि हेडेक स्नेक का ये बिल्कुल रिवर्स। अगर फिर भी पूछना चाहो, आई एम ऑल हियर। वही इंडिकेशन होगी, बस सिर्फ पोजीशन और हैंड प्लेसमेंट चेंज है, नथिंग एल्स। मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, क्योंकि आगे सिर्फ हमारे पास 15 मिनट्स बचते हैं लैपटॉप की बैटरी।
डू लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन। फिर इसके बाद सेल्फ हेडेक, रिवर्स हेडेक से नहीं, सिंपल इज दैट। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। कोई कंफ्यूजन नहीं है, देन प्रोसीड ऑनवर्ड। नो क्वेश्चन मीन्स नो कंफ्यूजन। ओके, सेल्फ रिवर्स हेडेक से नेक वही एंड प्लेसमेंट होंगी थेरेपिस्ट की जगह पे, अब बेल्ट का काम आ गया। वही पेशेंट की पोजीशन है। अब बेल्ट कहाँ से क्रॉस कर रहा है, वही आपका C2 से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट, सॉरी, C2 से नहीं, ऑक्सीपिट से, क्योंकि ये रिवर्स हेडेक से नेक है। हेडेक से नेक में C2 था, अब आप C1 या ऑक्सीपिट पे काम करो। अब C1 तो कोई है नहीं, क्योंकि C1 तो अंदर होती है, तो बेसिकली ऑक्सीपिट से ही क्रॉस करोगे। तो बेल्ट ऑक्सीपिट से क्रॉस करता हुआ दोनों हाथ आगे की तरफ आप उसको पकड़ के रखोगे, और आगे की तरफ ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई करना है। इफ यू रिमेम्बर द हेडेक नेक में डायरेक्शन क्या था, रिवर्स है, बेसिकली बिल्कुल उसके उलट है, ठीक है। तो स्ट्रेप ऑक्सीपिट से क्रॉस करती हुई दोनों हाथ से आप उसको आगे पकड़ के बैठे हो। अगेन इसी तरह आप जेंटली रिट्रैक्ट करोगे सर्वाइकल को। जैसे रिट्रैक्ट करोगे, हाथों से आगे लेके जा रहे हो, और रिट्रैक्शन फोर्स पीछे की तरफ जाएगा, एंड यू हैव टू होल्ड इट फॉर 10 सेकंड। सिम्टम क्या होंगी, पेशेंट का पेन जो है वो कम होगा, तो मतलब पॉजिटिव है, मतलब टेस्ट ठीक जा रही है। नहीं तो आप इसको होल्ड, वही 3 रैप्स होंगी, 10 सेकंड के लिए होल्ड करोगे। और अक्सर ये है जो दोनों हाथ से काम हो रहा था, मतलब इफ यू गाइस कैन सी, अब स्ट्रेप जहां से जा रही है वहां पे थेरेपिस्ट ने पकड़ना है अपने लेफ्ट हैंड से, ठीक है। और जो दूसरा तीर का निशान है जो पोस्टीरियरली सर्वाइकल को शो कर रहा है, वहां से थेरेपिस्ट ने पकड़ा हुआ था, एक तरफ थंब था, एक तरफ मिडिल और इंडेक्स फिंगर थी। किसको पकड़ा हुआ था, C2 को। और C2 के भी ट्रांसवर्स प्रोसेस से पकड़ा हुआ था। और मूवमेंट किसकी हो रही है, C1। तो व्हेन C1 इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू द C2, रिवर्स हेडेक से, तो रिवर्स सेल्फ भी हो सकता है, थेरेपिस्ट भी करा सकता है। व्हेन C2 इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू द C1, टेक्निक कौन सी होगी, हेडेक से नेक। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मेक श्योर। हाँ जी, अपर सर्वाइकल ट्रैक्शन पे हम आ जाएं। इफ यू, ये तो हमने परफॉर्म भी की हुई है, तो इसको एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान होगा। अपर सर्वाइकल की अगर ट्रैक्शन देखें, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, न्यूट्रल पोजीशन में है, और थेरेपिस्ट ने पेशेंट की डायरेक्शन में बैठना है या साइड से बैठना है, और अपना फोरआर्म दे देना। थेरेपिस्ट ने अपना हाथ, एक हाथ चिन पे रखा हुआ है, इफ यू कैन सी, जो छोटा सा तीर का निशान है, इफ यू कैन सी द एरो सिंबल। और दूसरा अपना फोरआर्म दिया हुआ, मैं आपको पिक्चर क्लियर कर दिखाता हूँ। फोरआर्म की एंड प्लेसमेंट आप लोग देख रहे हो कहाँ पे है, जो सर्वाइकल का लॉर्डोटिक कर्व है वहां से। अगर आपको फील हो पेशेंट का लॉर्डोटिक कर्व बढ़ा हुआ है या हैंड प्लेसमेंट नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे तौलिया भी लपेट सकते हो। और ये कितने सेकंड के लिए रखना है, रैप्स 3 होंगी, कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। ये अपर सर्वाइकल ट्रैक्शन है, फुल जनरल नहीं। और जनरल देनी हो तो जो हमने बेल्ट के साथ दी थी, ये हम परफॉर्म कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं बनता होगा आपका। और इसकी इंडिकेशन भी वही, हेडेक होगी, नर्व इम्पिंजमेंट है, या C1 C2 पे इस तरह करके कंप्रेशन आपको फील होती है। और यही ट्रैक्शन सेल्फ कैसे देंगे, बाय जस्ट पुटिंग अ पिलो। ये भी मैंने आप लोगों को बताई थी कि पेशेंट जो है, अब इसकी हैंड प्लेसमेंट, इसकी सिर्फ पोजीशन चेंज होगी, पेशेंट एट द एंड आ जाएगा। जब पेशेंट एट द एंड आ जाएगा, और उसी जगह पे जहाँ पे हाथ प्लेस था वहां पे आप तौलिया लपेट के रखोगे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। फिर उसके बाद स्कल का छोड़ दो। अब स्कल का वेट ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, और ट्रैक्शन अपर सर्वाइकल पे आएगी। मेरे ख्याल से ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जो प्रेशर है, इसका ड्यूरेशन आपने बढ़ाना होगा, ये कम से कम 30 सेकंड से भी ज्यादा, क्योंकि एक्टिव और पैसिव में बड़ा फर्क होता है। तो जब आप एक्टिवली परफॉर्म पेशेंट कर रहे हो, तो ये सस्टेन पोजिशन फॉर 30 सेकंड है, इसलिए अच्छे प्रेशर, अच्छा सा प्रेशर आ जाए। तो we have just 10 minutes left, guys, or we are done with this chapter. 30 chapters, 30 pages are completed, and we are done with this book.